नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टीवी 7 भारत पर और मैं हूं आपके साथ अंकुर गोस्वामी। आप सभी का स्वागत करता हूं टीवी 7 भारत के इस बेहतरीन पेशकश में। तो ज्यादा वक्त जाया न करते हुए सीधे रुख करेंगे खबरों की ओर। पहली खबर पाकिस्तान को लेकर है, पीओके को लेकर है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके एक ऐसा इलाका जो अक्सर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों की वजह से चर्चा में रहता है, लेकिन इस बार मामला कुछ और है। इस बार पीओके की सड़कों पर गुस्सा है, लोगों के हाथों में तख्तियां हैं और प्रशासन के खिलाफ खुला विरोध देखने को मिल रहा है। हालात इतने तनावपूर्ण हो चुके हैं कि कई जगह प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच सीधी झड़पें हुई हैं। अब सवाल यह है कि आखिर पीओके में ऐसा क्या हुआ कि लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गए। दरअसल इस पूरे विवाद की जड़ में है 12 आरक्षित विधानसभा सीटें। ये सीटें उन लोगों के लिए आरक्षित है जिन्हें पाकिस्तान जम्मू कश्मीर से विस्थापित शरणार्थी बताता है और जो फिलहाल पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं। पीओके में लंबे समय से कुछ संगठन और स्थानीय लोग इन सीटों का विरोध कर रहे हैं और उनका कहना है कि इन सीटों की वजह से स्थानीय जनता के राजनीतिक अधिकार प्रभावित होते हैं और उनके प्रतिनिधित्व पर असर पड़ता है। और हाल ही में अदालत ने इन 12 सीटों को बरकरार रखने का फैसला सुनाया और यहीं से विरोध की आग और भड़क गई। इस आंदोलन की अगुवाई कर रही है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी कि JAAC और संगठन का आरोप है कि स्थानीय लोगों की आवाज को नजरअंदाज किया जा रहा है और उनकी राजनीतिक भागीदारी को भी कमजोर किया जा रहा है। और अदालत के फैसले के बाद JAAC उसने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है और देखते ही देखते हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और कई शहरों में प्रदर्शन शुरू हो गए। और सबसे ज्यादा तनाव रावला कोर्ट में देखने को मिला। यहां प्रदर्शनकारियों ने लंबा मार्च निकाला और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की, लेकिन हालात उस समय बिगड़ गए जब प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच टकराव हो गया। कई जगह पथराव हुआ, झड़पें हुई, स्थिति नियंत्रण से बाहर जाती दिखाई दी। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उनकी आवाज को दबाने के लिए बल प्रयोग किया गया, जबकि प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाए गए। लेकिन यह विरोध सिर्फ 12 सीटों तक सीमित नहीं है। जानकारों का कहना है कि आंदोलन कई वर्षों से जमा हो रहे असंतोष का परिणाम है। पीओके के लोग लंबे समय से महंगाई, बिजली संकट, बेरोजगारी और प्रशासनिक फैसलों को लेकर नाराज रहे हैं और कई बार आंदोलन हुए, कई बार सरकार ने आश्वासन दिए, लेकिन लोगों का एक बड़ा वर्ग ये मानता है कि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ और यही वजह है कि इस बार विरोध पहले से कहीं ज्यादा व्यापक दिखाई दे रहा है। और प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उन्हें बराबरी के अधिकार और बेहतर राजनीतिक प्रतिनिधित्व चाहिए। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान सरकार और स्थानीय प्रशासन का दावा है कि संवैधानिक व्यवस्था के तहत ही फैसले लिए गए हैं और किसी के अधिकारों का हनन नहीं हो रहा। लेकिन जमीन पर जो तस्वीर दिखाई दे रही है वो बताती है कि जनता का एक बड़ा वर्ग इन दावों से संतुष्ट नहीं है। इस पूरे विवाद ने मानवाधिकारों को लेकर भी बहस छेड़ दी है। प्रदर्शनकारी संगठनों का आरोप है कि आंदोलनकारियों पर दबाव बनाया जा रहा है, गिरफ्तारियां की जा रही हैं और विरोध की आवाज को सीमित करने की कोशिश की जा रही है। तो दूसरी तरफ प्रशासन इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कह रहा है कि कानून के दायरे में रहकर ही कार्रवाई की जा रही है। और दिलचस्प बात यह है कि पीओके का यह मुद्दा अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा में आने लगा है। विदेशों में रहने वाले कश्मीरी समुदाय के कुछ संगठनों ने भी चिंता जताई है और घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं और सोशल मीडिया पर भी इस आंदोलन से जुड़े वीडियो और तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं, जिससे मामला और ज्यादा गर्मा गया है। फिलहाल पीओके में माहौल बेहद संवेदनशील बना हुआ है। एक तरफ प्रदर्शनकारी अपने आंदोलन को जारी रखने की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ प्रशासन हालात को नियंत्रित करने की कोशिश में जुटा है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बातचीत के जरिए कोई रास्ता निकलेगा या फिर ये टकराव और बड़ा रूप ले सकता है। क्योंकि जब जनता सड़कों पर उतरती है तो सिर्फ मामला राजनीति का नहीं रहता, मामला भरोसे का भी होता है और मामला अधिकारों का भी होता है। तो चलिए इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर हमारी पश्चिम बंगाल को लेकर है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों ऐसा घमासान मचा हुआ है जिसने कोलकाता से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल बढ़ा दी है। और मामला सिर्फ एक नोटिस या जांच का नहीं है, बल्कि आरोप है कि विधानसभा से जुड़े एक अहम दस्तावेज में कुछ विधायकों के हस्ताक्षर फर्जी तरीके से इस्तेमाल किए गए। और अब इसी मामले की जांच करते हुए सीआईडी की टीम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित कार्यालय तक पहुंच चुकी है।
और जैसे ही ये खबर सामने आई कि सीआईडी की टीम ममता बनर्जी के कार्यालय पहुंची है, राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। कई लोगों को लगा कि शायद मुख्यमंत्री से, पूर्व मुख्यमंत्री से, एक तरीके से कहूंगा कि पूर्व मुख्यमंत्री से पूछताछ होने वाली है, लेकिन मामला कुछ और ही निकला। सीआईडी की टीम तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को नोटिस देने पहुंची थी। बताया गया कि अभिषेक बनर्जी जांच एजेंसी के पहले के समन पर पेश नहीं हुए थे, जिसके बाद उन्हें नया नोटिस देने की कार्रवाई की गई। अब सवाल उठता है कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के चयन से जुड़े एक दस्तावेज को लेकर विवाद हुआ था और आरोप लगाया गया कि उस दस्तावेज पर कुछ विधायकों के हस्ताक्षर असली नहीं थे। कुछ विधायकों ने दावा किया कि उनके नाम और हस्ताक्षर बिना अनुमति के इस्तेमाल किए गए। इसके बाद विधानसभा सचिवालय की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ और जांच सीआईडी को सौंप दी गई। जांच आगे बढ़ी तो कई विधायकों को के उनके बयान दर्ज किए गए, हस्ताक्षरों की जांच के लिए विशेषज्ञों की मदद ली गई और मामले को गंभीरता से देखा जाने लगा। और इसी दौरान अभिषेक बनर्जी का नाम भी जांच के दायरे में आया, क्योंकि आरोप है कि संबंधित दस्तावेजों को विधानसभा तक पहुंचाने की प्रक्रिया में उनकी भूमिका थी। हालांकि अभी तक उनके खिलाफ कोई आरोप साबित नहीं हुआ है और जांच जारी है। इस पूरे मामले ने इसलिए भी तूल पकड़ लिया है क्योंकि ये सिर्फ कानूनी जांच नहीं बल्कि तृणमूल कांग्रेस के अंदर चल रही खींचतान से भी जुड़ा एक मुद्दा माना जा रहा है। हाल के दिनों में पार्टी के कुछ विधायकों ने खुलकर नेतृत्व के खिलाफ सवाल उठाए हैं। कुछ नेताओं ने दावा किया है कि पार्टी के भीतर फैसले लेने के तरीके को लेकर असंतोष है। ऐसे में फर्जी हस्ताक्षर का ये विवाद राजनीतिक रंग भी ले चुका है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि विपक्ष इस मामले को बड़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है, जबकि पार्टी के विरोधी नेताओं का दावा है कि सच सामने आना चाहिए। और इसी वजह से ये मामला अब सिर्फ विधानसभा के दस्तावेजों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बंगाल की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन गया है। और दिलचस्प बात तो यह है कि अभिषेक बनर्जी बंगाल की राजनीति के सबसे ज्यादा प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते थे। पार्टी संगठन से लेकर चुनावी रणनीति तक उनकी भूमिका बेहद अहम मानी जाती थी और यही वजह है कि उनसे जुड़ी हर जांच और नोटिस तुरंत सुर्खियां बन जाता है। फिलहाल सीआईडी अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। एजेंसी का कहना है कि वो सभी तथ्यों और सबूतों के आधार पर निष्पक्ष जांच कर रही है। दूसरी तरफ राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो चुकी है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि अभिषेक बनर्जी जांच एजेंसी के सामने कब पेश होते हैं और जांच में आगे क्या निकलकर सामने आता है। तो कुल मिलाकर बंगाल की राजनीति में एक बार फिर सियासी पारा चढ़ चुका है। एक तरफ फर्जी हस्ताक्षर का आरोप, दूसरी तरफ सीआईडी की जांच और तीसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस के भीतर उठते सवाल। आने वाले दिनों में मामला और भी दिलचस्प मोड़ ले सकता है। फिलहाल एक नोटिस ने पूरे बंगाल की राजनीति को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। तो चलिए इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर और मिडल ईस्ट की बात करते हैं, या यूं कहूं पश्चिम एशिया की बात करते हैं। तो पश्चिम एशिया में एक बार फिर तनाव और सस्पेंस दोनों साथ साथ चल रहे हैं। कुछ दिनों पहले तक दुनिया को डर था कि कहीं ईरान और इजराइल के बीच सीधा युद्ध बड़े क्षेत्रीय संघर्ष में ना बदल जाए। मिसाइलें दागी जा रही थी, जवाबी हमले हो रहे थे और पूरी दुनिया की नजरें इस टकराव पर टिकी थी। लेकिन अब हालात में थोड़ी नरमी जरूर दिखाई दे रही है। हालांकि ये शांति लंबी चलेगी, इस पर भी अभी बड़ा सवाल बना हुआ है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने स्वीकार किया है कि फिलहाल ईरान के साथ लड़ाई रुकी हुई है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक ऐसी चेतावनी भी दी है जिसने दुनिया का ध्यान खींच लिया है। नेतन्याहू ने साफ कहा है कि अगर ईरान भविष्य में फिर कोई हमला करता है तो इजराइल उसका जवाब पूरी ताकत से देगा। यानी फिलहाल बंदूकें शांत है, लेकिन उंगलियां अभी भी ट्रिगर पर ही है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच जो घटनाएं हुई उन्होंने पूरे क्षेत्र को हिला दिया। ईरान और इजराइल के बीच मिसाइल और ड्रोन हमलों का दौर शुरू हुआ, जिसने अप्रैल में हुए संघर्ष विराम को भी खतरे में डाल दिया और हालात इतने गंभीर हो गए कि अमेरिका समेत कई देशों के बीच उनको बीच में आकर तनाव कम करने की कोशिश करनी पड़ी। इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका भी काफी चर्चाओं में रही है और रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की और तनाव कम करने के लिए लगातार बातचीत की। इसके बाद ईरान और इजराइल दोनों ने फिलहाल हमले रोकने की बात कही है और हालांकि दोनों देशों ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर दूसरी तरफ से हमला हुआ तो जवाब जरूर दिया जाएगा। नेतन्याहू का कहना है कि इजराइल ने अपने सैन्य अभियान के जरिए ईरान को साफ संदेश दिया है। उन्होंने दावा किया है कि इजराइल की कार्रवाई के बाद ईरान ने हमले रोक दिए हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर तेहरान ने दोबारा हमला करने की गलती की तो इजराइल पहले से ज्यादा कड़ा जवाब देगा। ये बयान बताता है कि दोनों देशों के बीच अविश्वास अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है।
और दिलचस्प बात यह है कि ये लड़ाई भले ही रुकी हुई हो, लेकिन तनाव अभी भी कई मोर्चों पर जारी है। खासकर लेबनान को लेकर स्थिति संवेदनशील बनी हुई है। इजराइल लगातार कह रहा है कि वो अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा, जबकि ईरान समर्थित हिजबुल्लाह को लेकर भी बयानबाजी जारी है। और यही वजह है कि विशेषज्ञ इस शांति को स्थायी शांति नहीं बल्कि एक अस्थायी विराम मान रहे हैं। और इस पूरे संघर्ष का असर सिर्फ युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा। जैसे ही तनाव बढ़ा, तेल बाजार में हलचल देखने को मिली, हॉर्मोज को लेकर चिंताएं बढ़ी, वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता का माहौल बन गया। हालांकि हमले रुकने की खबर के बाद खाड़ी देशों के शेयर बाजार में भी कुछ राहत देखने को मिली है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये शांति टिक पाएगी? क्या अमेरिका और अन्य देशों की कूटनीतिक कोशिशें सफल होंगी, या फिर छोटी सी घटना एक बार फिर पूरे क्षेत्र को युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा करेगी? क्योंकि मिडिल ईस्ट का इतिहास बताता है कि यहाँ हालात बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। फिलहाल तस्वीर यही है कि ईरान और इजराइल ने हमले रोक दिए हैं, लेकिन भरोसा अभी भी नहीं लौटा है। नेतन्याहू के चेतावनी और ईरान के तेवर ये साफ संकेत दे रहे हैं कि संघर्ष भले ही रुका हो, लेकिन खत्म नहीं हुआ है। और दुनिया फिलहाल राहत की सांस जरूर ले रही है, लेकिन उसकी नजरें अभी भी मिडिल ईस्ट पर टिकी हुई हैं, क्योंकि यहाँ शांति और तनाव के बीच दूरी कभी कभी सिर्फ एक मिसाइल जितनी होती है। तो चलिए इसके साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट को लेकर एक बार फिर सियासत और छात्रों की चिंताएं आमने सामने दिखाई दे रही हैं। पिछले साल पेपर लीक और परीक्षा प्रक्रिया को लेकर उठे सवालों के बाद नीट लगातार चर्चा में बनी हुई है। और इसी बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का एनटीए कार्यालय पहुंचना और वहां नीट से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होना अब नई बहस को जन्म देता है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या नीट परीक्षा प्रणाली में बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है? क्या छात्रों की चिंताओं को लेकर सरकार कोई नया कदम उठाने वाली है? दरअसल केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान दिल्ली में एनटीए कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने नीट परीक्षा और उससे जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। जानकारी के मुताबिक हाल ही के दिनों में नीट को लेकर छात्रों, अभिभावकों और शिक्षा विशेषज्ञों के बीच जो सवाल उठे हैं, उन्हें लेकर फीडबैक और सुझाव जुटाने की प्रक्रिया चल रही है। और इसी कड़ी में विभिन्न स्तरों पर यहां पर चर्चा की जा रही है, ताकि परीक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और भरोसेमंद बनाया जा सके। गौरतलब है कि पिछले वर्ष नीट परीक्षा को लेकर देश भर में काफी विवाद हुआ था और इस बार भी हुआ। पेपर लीक के आरोप लगे, परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल उठे, कई राज्यों में छात्रों ने प्रदर्शन भी किए, मामला अदालत तक पहुंचा। राष्ट्रीय स्तर पर इस परीक्षा की विश्वसनीयता को लेकर भी बहस छिड़ गई। लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ी इस परीक्षा को लेकर सरकार पर भी लगातार दबाव बना रहा कि परीक्षा प्रक्रिया को और मजबूत बनाया जाए। और यही वजह है कि अब जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस मुद्दे पर सक्रिय नजर आ रहे हैं, तो इसे सिर्फ एक औपचारिक बैठक नहीं माना जा रहा है कि सरकार छात्रों की भावनाओं और परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग को गंभीरता से ले रही है। और सूत्रों के अनुसार परीक्षा संचालन, सुरक्षा व्यवस्था, प्रश्न पत्र प्रबंधन और तकनीकी निगरानी जैसे मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। देश में हर साल लाखों छात्र डॉक्टर बनने का सपना लेकर नीट परीक्षा में शामिल होते हैं। कई छात्र वर्षों तक तैयारी करते हैं और परिवार अपनी पूरी उम्मीदें इस परीक्षा से जोड़कर रखते हैं। और ऐसे में अगर परीक्षा प्रक्रिया पर सवाल उठते हैं, तो उसका असर सिर्फ परिणामों पर नहीं बल्कि छात्रों के मनोबल पर भी पड़ता है। इसलिए जरूरी हो जाता है कि परीक्षा प्रणाली पर छात्रों का भरोसा बना रहे। धर्मेंद्र प्रधान पहले भी कई बार कह चुके हैं कि सरकार शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर प्रतिबद्ध है। उनका यह भी मानना है कि प्रतियोगी परीक्षाओं को उनकी जो विश्वसनीयता है उससे समझौता नहीं किया जा सकता। और इसी सोच के तहत लगातार समीक्षा बैठकों और सुझावों के आधार पर सुधार की दिशा में काम किया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच छात्रों और अभिभावकों की नजरें भी सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। बहुत से छात्र चाहते हैं कि परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह सुरक्षित हो, ताकि मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों को किसी तरह का नुकसान न उठाना पड़े। वहीं शिक्षा विशेषज्ञ भी लंबे समय से परीक्षा प्रणाली में तकनीकी सुधार और निगरानी तंत्र को और मजबूत बनाने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल ये साफ नहीं है कि इस चर्चा के बाद कोई बड़ा फैसला तुरंत सामने आएगा या नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि नीट जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर सरकार की सक्रियता छात्रों के लिए सकारात्मक संदेश मानी जा रही है। आने वाले दिनों में यदि कोई नीति सुधार योजना या परीक्षा प्रणाली में बदलाव की घोषणा होती है, तो उसका सीधा असर
देश के लाखों मेडिकल अभ्यर्थियों पर पड़ेगा। फिलहाल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की ये बैठक चर्चा का विषय बनी हुई है। लेकिन आइए सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कुछ कहा। सरकार की पहले भी रही है, इस बार भी है, लेकिन हमने जैसे आपको कहा ना, भारत सरकार की सभी व्यवस्था, स्वयं कैबिनेट सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी स्तर की मीटिंग, मैंने इस बीच में आदरणीय गृह मंत्री जी को, आदरणीय रक्षा मंत्री जी को, आज मैं शाम को जिसकी स्वास्थ्य मंत्री जी को मिलूंगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री की भी नजर है इस विषय में। सारे वरिष्ठ नेतृत्व की इस पर निगरानी है, हम सबकी सहयोग पा रहे हैं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें सहयोग करने, हमारा मेरा पूरा भरोसा है, हम इसकी दायित्व को उतार पाए। चुनौती अनेक। तो चलिए सीधा रुख करते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए मौसम को लेकर एक अहम अपडेट सामने आया है। भीषण गर्मी और उमस से परेशान लोगों को अब राहत मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही है। मौसम विभाग यानी कि आईएमडी ने दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। यानी आने वाले घंटों में मौसम अचानक करवट ले सकता है और तेज हवाओं के साथ बारिश देखने को मिल सकती है। फिलहाल पिछले कई दिनों से दिल्ली एनसीआर के लोग गर्मी की मार झेल रहे हैं। सुबह से ही तेज धूप और दोपहर होते होते बढ़ता तापमान लोगों की परेशानी बढ़ा रहा था। लेकिन अब मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ और बदलते मौसमी सिस्टम के असर से दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद समेत पूरे एनसीआर में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। आईएमडी के मुताबिक कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है और यही वजह है कि येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है, खासकर उन लोगों को जो जरूरी काम से बाहर निकल रहे हैं। बारिश के दौरान जल भराव और ट्रैफिक जाम जैसी समस्याएं भी देखने को मिल सकती है। हालांकि राहत की बात यह है कि बारिश के बाद तापमान में गिरावट आने की संभावना है। जिस गर्मी ने पिछले कुछ दिनों से लोगों को परेशान कर रखा था, उससे काफी हद तक राहत मिल सकती है। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि बादलों की आवाजाही और बारिश की वजह से दिन का तापमान सामान्य से नीचे आ सकता है। दिल्ली एनसीआर में हर साल जून का महीना गर्मी के लिए माना जाता है, लेकिन इस बार मौसम का मिजाज थोड़ा अलग नजर आ रहा है। कभी तेज धूप, कभी बादल और अब बारिश की संभावना ने लोगों को गर्मी से राहत की उम्मीद दी है। फिलहाल मौसम विभाग की सलाह जो है वो साफ है। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो मौसम का अपडेट जो है जरूर देखते रहें, क्योंकि दिल्ली का मौसम कब बदल जाए इसका अंदाजा लगाना आसान नहीं है। लेकिन इतना तय है कि आने वाले घंटों में दिल्ली एनसीआर के लोगों को गर्मी से कुछ राहत जरूर मिल सकती है। यानी जो तस्वीरें ये आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें अब दिल्ली पे भी लागू होती हुई नजर आ रही हैं। ये जो गर्मी थी, अब इसके बाद जो है बारिश का जो झुकाव है वो दिल्ली की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही और तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए टीवी 7 भारत के साथ। नमस्कार।